चारों दोस्त हमारी दिवाली साथ में बन गई महाकाल मंदिर में, और हम वहीं के वहीं जो है हमने तैयारी की और लेके आए तो पोस्ट लेके ही आए। क्या बात, क्या? बहुत बधाई, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बधाई। और मेरी बात ये है कि आपसे पूछना चाहूंगा, एक दीपावली छोड़ी और अब दीपावली कैसी मनती है? सर अब तो 5 दीपावली होगी और फिर दीपावली आएगी अब तो दीपावली मनाने के मजे ही कुछ अलग है। मतलब एक दीपावली का त्याग करो और जीवन भर दीपावली मनाओ। बिल्कुल। इसीलिए त्योहार कब मनाने हैं ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अब जो है हम इस बात जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और एक और शानदार वीडियो में सबका स्वागत है। और इस चैनल के ऊपर इस तरीके के वीडियो आप देखते रहते होंगे। आज एक और शख्सियत हमारे साथ में है। ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ की पोस्ट अभी अभी मध्य प्रदेश व्यापम ने निकाली है और आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं वो है ट्रेनिंग ऑफिसर जो कि नितिन आज हमारे साथ में हैं। और आईटीआई तकनीक कौशल विकास मंत्रालय या विभाग आप कह सकते हो उसके द्वारा ये पोस्ट निकाली जाती है। और ये शानदार पोस्ट की आज हम पूरी छानबीन करने वाले हैं, यानी कि एक एक चीज के ऊपर मैं आपको बताऊंगा क्या पोस्ट है, क्या पोजीशन मिलती है, कहाँ ग्रोथ है, कितना सैलरी मिलता है, सारी चीजें हम डिटेल में आज नितिन से जानने वाले हैं। और नितिन सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया, आपसे और सभी लोगों से रूबरू होने का ये मौका दिया है मेरी तरफ से भी। और नितिन सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए ताकि हम शुरुआत कर सकें और आपको लोग जान सकें कि आपने कहाँ से बेसिक एजुकेशन किया। उसके बाद में हायर एजुकेशन के बाद में फिर हम सेकेंड टर्म्स में बात करेंगे। तो आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुआ था? सर मेरा एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन हरदा डिस्ट्रिक्ट के बालागांव एक ग्राम है, वहाँ से मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन हुई 1 to 5th में वहाँ पढ़ा। उसके बाद में 6th से लेकर 12th तक मेरी एजुकेशन कृष्णा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गाहल में हुई। और उसी दरमियान वहाँ से जब मैं निकल के आया तो आज किशोर कुमार गांगुली के शहर खंडवा में हूँ। अच्छा। और यहीं पे फिर पीपीटी एग्ज़ाम्स को मैंने दिया और उसके थ्रू खंडवा पॉलिटेक्निक महात्मा ज्योतिराव फुले शासकीय पॉलिटेक्निक खंडवा में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ब्रांच में मेरा एडमिशन हुआ। और फिर पढ़ाई अच्छी की, आपके मार्गदर्शन में की, आपने पढ़ाया, आपके जो है बिल्कुल मार्गदर्शन में आज हम यहाँ हैं। उसके बाद में सर मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात अमूल दूध में, और वहाँ पे सेवाएं दी मैंने। उसके बाद में लगा कि और हायर एजुकेशन लेना चाहिए तो मैं लेटरल एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर में मैंने प्रवेश लिया। और 22 अगस्त को मैंने प्रवेश लिया और 14 सितंबर को प्रशिक्षण अधिकारी कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत जो पद होता है इसकी वैकेंसी आई। मुझे पता नहीं था कि इसकी पढ़ाई कैसे क्या करना है। अच्छा। तुरंत मेरा एक कॉल जाता है आपके जैसे मार्गदर्शकों के पास में, शिक्षकों के पास में और सभी टीचर्स के पास में। और फिर मैं पूछता हूँ कि सर इस प्रशिक्षण अधिकारी पद पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब नोटिफिकेशन में लगभग 463 वैकेंसी आई थी उस समय। 463 थी 2016 में वैकेंसी आई थी। उसको फिर हमने देखा कि मैकेनिकल ट्रेड में अलग अलग डीजल मैकेनिक थे, फीटर था, वेल्डर था, टर्नर था, मशीनिस्ट था, इस तरीके के जो है मैकेनिकल के हाँ वो थी। साथ में जो आपके कंप्यूटर साइंस वाले जो होते हैं तो कोपा ट्रेड के लिए थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन की थी। इस तरीके से टोटल मिला के ऑल ओवर जो है 463 पद थे। 2016 में 463 पद निकले थे और इस बार शायद से 244 पद निकले जैसे। बिल्कुल सर, आप सही बता रहे हैं। इस बार 244 पद जो है अभी कौशल विकास संचालनालय की स्वीकृति के द्वारा आए हैं। व्यापम मतलब कर्मचारी मंडल के द्वारा इस बार इसका एग्ज़ाम होना है। 1 से 15 नवंबर के बीच में इसके आवेदन होंगे। हाँ, और ये आवेदन के पश्चात जो है जिस व्यक्ति पास जो भी ट्रेड की एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से वो आवेदन देगा। आवेदन देने के बाद में उसकी 15 से 16 दिसंबर से कंटिन्यूसली उसकी 1 वीक तक एग्ज़ाम चलेंगी। जितने भी आवेदन आएंगे उसके अनुसार फिर
उसके बाद में 1-1.5-2 महीने बाद में जैसा भी जो है वहाँ से रिज़ल्ट तैयार होगा कर्मचारी मंडल के थ्रू, वो जो है रिज़ल्ट जो है जारी होगा। तो ये लगभग 16 अगस्त को एग्जाम शुरू हो रही है? नहीं, 16 दिसंबर को सर। 16 दिसंबर को ये एग्जाम हो रही है, शुरुआत है ना? बिल्कुल। और एक ही दिन में एग्जाम खत्म भी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा नहीं सर, इसके 16 अगस्त में 1 तारीख ही है। 16 दिसंबर से 16 दिसंबर, हाँ, शिफ्ट वाइज होगी। कभी किसी की सुबह, दोपहर या शाम की 3 अलग शिफ्ट होती हैं। तो उसमें शायद नोटिफिकेशन मैंने देखा था, तो उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम ये दे रहा है 16 तारीख को। बिल्कुल। तो ये नोटिफिकेशन मैंने वेबसाइट अपने यूट्यूब चैनल एम्पेरिकल पे, इसी चैनल पे दिया है नोटिफिकेशन, आप देख लीजिएगा डिटेल जो भी नहीं देख पाए हैं। और अब हम बात करते हैं आपके उस सफ़र की जो कि टीओ का सफ़र है। तो उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि पढ़ाई कैसे करें। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे आपने कहा कि 2016 में ये नोटिफिकेशन आया था और आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए चले गए। बिल्कुल। और फिर आपने किसी टीचर से पूछा कि सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो जो लोग आपको अभी देख रहे हैं वो भी एक प्रकार से ऐसे ही सरप्राइज होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि अरे यार तैयारी शुरू करें, कहाँ से करें। तो आपका भी सफर लगभग ऐसा ही था। बिल्कुल। और आप आज एक सफल व्यक्ति हो उस क्षेत्र में, तो लोगों को आप बहुत गाइड कर सकते हो। मैं यही चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो इस एग्जाम को भरे या ना भरे, बिल्कुल सफर तो एक जैसे ही होते हैं एग्जाम के। बिल्कुल सर। तो आपने यदि टीओ का एग्जाम नहीं भी देना है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति को हम सुन रहे हैं और वो जो भी रास्ते आपको बताएंगे वो सारे रास्ते जो हैं वो हर सफलता के लिए एक जैसे होते हैं। तो नितिन, अपनी सफलता के लिए थोड़ा सा एक सबको गाइड करते हुए कि एक स्टूडेंट जब शून्य पे खड़ा होता है, हाँ सर, और शून्य से जब वो शुरू करता है तो उसकी क्या क्या डिफिकल्टी रहती है, आपकी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए हम सभी स्टूडेंट्स को मदद करना चाहेंगे। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि आपने सबसे पहले तो क्या करा है कि लोगों को फोन करें, हाँ कि अरे यार ये एग्जाम आ गई है। तो वो पूरा सफर कैसा रहा, एग्जाम की शुरुआत आपने कैसे करी, फिर हम अगले चरण पे जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि जब उस समय 2016 में जब कौशल विकास संचालय के प्रशिक्षण अधिकारी पद की जो है नोटिफिकेशन आई, तो मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले चुका था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। लेकिन जब मुझे पता चला कि नोटिफिकेशन आया, मेरा तुरंत कॉल जाता है। मेरे बड़े भाई और मार्गदर्शक हैं योगेश कुशवाहा जी। वो इलेक्ट्रिकल के प्रशिक्षण अधिकारी हैं और वर्तमान में प्राचार्य है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पंधाना में। हाँ, तो चूँकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी रहे, बाद में ट्रेनिंग ऑफिसर बने, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आप सतीश पाल जी हैं जो, हाँ, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाते भी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके साथ में ही थे, शासकीय पॉलिटेक्निक खंडवा में। और वर्तमान में उस समय शासकीय ITI उज्जैन में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड के टीओ थे। मैं उनसे मिलने गया, मेरे साथ में 3 लोग और रहते थे। एक बहुत बड़ी संयोग है कि वो लोग भी, मैं जहाँ फ्लैट से रहता था जस्ट वो लोग रहने आए थे। वो और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। वो इसको मैं इसके बाद में लूंगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, तो वो आप सुन के जाइएगा। तो वो कहानी को हम बाद में लेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगी, बहुत मजेदार कहानी लगी। बिल्कुल। तो अभी हम अपने वो बात पर हैं कि आपका सफर यहाँ से शुरू हुआ। बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने गाइड किया, बताया मुझे कि ये चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद में जब हम लोग बैठे तीनों चारों दोस्त कि अब करना किससे है। अब मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का मीन्स मैकेनिकल ब्रांच का व्यक्ति, मैं 5-6 जो मैकेनिकल ट्रेड्स के थे, मतलब डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, फीटर, वेल्डर, सभी में एप्लीकेबल था। लेकिन हमें तब भी पता था कि वास्तव में आज बाहर की साइड में कंपटीशन बहुत है, हर एक कोई हमसे ज़्यादा भी और हमारे बराबर भी जो है बहुत करीब का माइंडसेट लेके चल रहा है, और उसको भी वह पद लेना है और हमें भी वह पद लेना है। अब दोनों परिस्थितियां ये थी, तो अब क्या किया जाए। तो हमने सोचा पहली दफ़ा कि हम फीटर से तैयारी करते हैं। अच्छा, आपका पहला प्रेफरेंस फीटर था। ऐसा क्यों सोचा आपने? जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होगा, तो थोड़ा हम डिस्क्राइब करें कि ऐसा क्यों सोचा। सर, इसलिए सोचा कि वो जो ट्रेड था वो हमारी पढ़ाई से जो है बिल्कुल कोरिलेटेड था। कोरिलेटेड था जो है, मैकेनिकल के अधिकांश ट्रेड्स जो हैं, जो जानकारियाँ थी, जो सब्जेक्ट्स थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि यार उसी से पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन जब उसको सब्जेक्ट को उठाया 3-4 दिन बाद में, तब लगा कि आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी इसमें जो है पद हैं, डीजल के भी हैं,
टर्नर के भी हैं, मशीनिस्ट के भी हैं, वेल्डर के भी हैं, किधर जाया जाए। तब जब चारों का फोकस बना तब हमारे मन में आया कि हम वेल्डर से जो है टीओ बनते हैं, क्योंकि इसका स्कोप फ्यूचर में अच्छा है। एक यदि चूँकि पोस्ट ओपनली हैं, सभी लोग बीटेक, एमटेक और डिप्लोमा और आईटीआई वाले सभी लोग साथ में चलेंगे। अब आईटीआई वालों का जो है प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बिल्कुल उन्हें करीब से देखा हुआ होता है। उनको पता होता है कि हेक्सा ब्लेड यदि होती है तो दो दांतें जो होते हैं उनके बीच में गैप कितना जो एमएम का होता है। वो जब वो इतनी माइनर चीज़ों को भी जो है पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और एक जो इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति होता है वो उस लेवल को देखता तो है, लेकिन उसके पास में एक प्रैक्टिकल हाँ, तो हमने उस सब चीज़ों को पहले तो मंथन किया, सोचा कि इस ट्रेड में जाएं या इस ट्रेड में जाएं। तो हमने कहा इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले इंजीनियरिंग में जो बीटेक एमटेक है वो ले जाएंगे, ठीक है। इधर वाले जो है अपने डीजल मैकेनिक के या इनके जिनने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह से किया है वो उसके उधर के मास्टर्स होंगे, वो ले जाएंगे। वेल्डर जो ट्रेड है वो हमने मानसिकता ऐसी बनाई कि ये इधर वाले लोग भी और इधर वाले लोग भी कूच करेंगे इसमें, लेकिन हमको हमारा एक पोस्ट चाहिए। और हम 4 दोस्त थे, हमें टोटल पोस्ट में से 46 पोस्ट आई थी सर उस समय वेल्डर की। तो हमने कहा कि इसमें से हमारे लिए कितनी आ रही है। हम चारों दोस्त बैठे, फिर उसका डाटा जो है कहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूट चेन्नई का, निम्मी का, वो उठाया। कुछ दूसरी बुक्स भी मार्केट से सर लेके आए। तो ये मतलब मैं अभी यहाँ इसलिए रोकूंगा क्योंकि एक बात मैं सबको समझा देता हूँ जो देख रहे हैं कि किसी भी काम को करने के पहले प्लानिंग कितनी मायने रखती है। बिल्कुल 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 ये अभी आप लोगों ने सुना कि सबसे पहले तो शांति से बैठे और उसके बाद में पहले विचार किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बस आपने उठाया, फॉर्म आया और भर दिया। कौन सा प्रेफरेंस देना, चलो अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, ये नहीं करना है आपको। तो जैसे कि अभी नितिन ने बताया, बहुत बढ़िया, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सबसे पहले बैठे और पहले प्लानिंग करी कि इससे भरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप मटेरियल पे आ रहे थे। बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है, कहाँ पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अब आप बताएं। सर इसमें जो पद के अलग अलग जो टेक्निकल पोस्ट हैं, यदि डीजल का है तो डीजल मैकेनिक का डाटा अलग रहेगा, इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन का डाटा अलग रहेगा, कंप्यूटर साइंस मतलब कोपा ट्रेड के लिए हैं तो उनका डाटा अलग रहेगा, वेल्डर का है तो स्पेसिफिकेशन वेल्डर का अलग रहेगा, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है डाटा अलग रहेगा। अब उसके लिए मार्केट में तो बहुत सी चीज़ों का जो है अंबार लगा हुआ है, पुस्तकें तो अभी छप जाएंगी, सैकड़ों हैं। पुस्तकें अब जो पब्लिकेशन का नाम नहीं है वो भी आपको जो है इंदौर के खजूरी मार्केट में और भोपाल के जो है पॉलिटेक्निक चौराहे पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन छपने का मतलब माहौल क्रिएट हो हाँ गया हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब एग्जाम्स आती है और पुस्तकें छपने लगती हैं। अब वो नया डाटा हो पुराना, हमें कोशिश करना है कि कौन सा डाटा हमारे लिए फायदेमंद है। अब उसको कैसे चुने, जैसे आपने क्या सर तो उस समय चूंकि मैंने वेल्डर ट्रेड के लिए हम मन बना चुके थे, ठीक है। लास्ट में जब चारों दोस्त बैठे तब हमने सोचा कि हम वेल्डर ट्रेड से अप्लाई करते हैं। तो वेल्डर ट्रेड के लिए मार्केट में पतली पतली सी किताबें रहती हैं, लेकिन हमें पता था कि इतनी बड़ी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि छोटी मोटी चीज़ों से तो जो है इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो हमने फिर उसके लिए क्या किया कि उसके लिए कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखे पहले। यूट्यूब के वीडियोस के बाद में जब सर सतीश पाल सर जो है इन्होंने सबने बताया कि निम्मी की बुक्स होती हैं वो उठाई। फिर आईटीआई में मैं स्वयं गया, वहाँ के वेल्डर ट्रेड के टीओ से बात की। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रशिक्षण अधीक्षक थे, क्या जो स्वयं जो है वर्कशॉप के इंचार्ज थे मदान सर, उनके पास में गया, उनसे पूछा, उनकी किताबें ली। तब अल्टीमेटली ये निकल के आया कि इतने सब डाटा के बीच में एक रॉयल पब्लिकेशन जालंधर पंजाब का पब्लिकेशन है। रॉयल पब्लिकेशन, हाँ जालंधर का है। हाँ जालंधर पंजाब, सुन लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, रॉयल पब्लिकेशन जालंधर। ये आपके लिए काम की बात हो सकती है इस इंटरव्यू में। बिल्कुल। दूसरी बुक्स होती है अरिहंत पब्लिकेशन की। अरिहंत पब्लिकेशन यूनिवर्सल है, हर प्रकार की मटेरियल छापता है, तो वो तो एक कॉमन मटेरियल। हाँ, ये दोनों चीज़ों के बाद में सर ये चीज़ आपको दोनों बुक से डीपली नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद में सर आपका आता है नीलकंठ पब्लिकेशन। नीलकंठ, हाँ, जो आपको लेयर डाटा प्रोवाइड करेगा इन दोनों को पढ़ने के बाद में एमसीक्यूज टाइप के डाटा लगाने के लिए। तो वो नीलकंठ पब्लिकेशन। नीलकंठ पब्लिकेशन, तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आप लिख लीजिए, किसी भी ट्रेड के होंगे आप,
ये आई थिंक हर ट्रेड में मिलती होगी। बिल्कुल सर, ये हर एक ट्रेड के लिए में मिलती है। तो जो भी इस ट्रेड का हो या फिटर का नहीं हो तो इलेक्ट्रीशियन हो, कुछ भी हो, तो ये नीलकंठ पब्लिकेशन याद रखिएगा, ये मार्केट में मिल जाएगी। बिल्कुल मार्केट में मिल जाएगी। इसके अलावा आप नीमी की बुक्स जो आती हैं, नीमी अब क्या है ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए। ये नीमी क्या है? डायरेक्टेड जनरल, जो ट्रेनिंग जनरल है डायरेक्टेड, उसका जो है CTS लेवल का जो तैयारी करने के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि चेन्नई के में स्थित है, नीम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया इंस्ट्रक्शनल हाँ इंस्टीट्यूट हाँ, वहाँ से उसकी बुक्स आती हैं। वो मार्केट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करते हैं और उनकी बुक्स होती हैं। यदि वो भी आपको ट्रेड विशेष के लिए यदि मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE के थ्रू, हाँ, इसके थ्रू उसकी जो भारत स्किल्स के नाम से एक ऐप भी है और एक वेबसाइट भी है, भारत स्किल। हाँ भारत। तो उस पर आप जाके स्टडी मटेरियल में जाके हर ट्रेड का जो है पढ़ाई के लिए जो जो मटेरियल उपलब्ध है, तो चैप्टर वाइज उसकी यूट्यूब चैनल्स दी हुई है, लिंक दी हुई है, बिल्कुल डिपार्टमेंटल दे के रखी हुई है। तो वो वहाँ से आप जिस भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की तैयारी कर रहे हैं, डीजल मैकेनिक की तैयारी कर रहे हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं या रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की दे रहे हैं, वहाँ पे आपको जो CTS का सिलेबस है, CITS का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज और उसके टाइटल वाइज उसकी यूट्यूब लिंक दी है। हाँ, तो आप जैसे ही आपको पढ़ना है कि ये चीज़ जैसे कोई ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर का ही दे दिया तो उसके सामने उसकी लिंक दी हुई है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब के डायरेक्टली चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से उसका नॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या रहती है कि सर हम टेक्निकल की तैयारी कहाँ से करें, तो ये नितिन ने बहुत बड़ी मदद करी है उन लोगों के लिए कि आप उस वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पर जो है मैं आपकी मदद के लिए आखिरी में डिस्क्रिप्शन में ये लिंक कह रहा हूँ, ये डिटेल दे दूंगा जो भी नितिन बता रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में सर्च कर लीजिएगा और वहाँ चले जाइएगा। टेक्निकल की तैयारी के लिए नितिन ने आपकी बहुत बड़ी मदद कर दी है। हाँ नितिन, तो अब जैसे आपने कहा कि टेक्निकल की तैयारी तो हो गई है, बिल्कुल। पहला चीज तो हमने ये चेक कर लिया कि अपना ट्रेड आप कैसे लें, बिल्कुल, जिसके ऊपर हमने बात कर ली। दूसरी बात हमने ये बात कर ली कि अब मटेरियल कैसे लें, बिल्कुल सर। अब बात ये आ गई कि खाने को तो सब आ गया है, अब खाया कैसे जाए तो अब इसके ऊपर यदि हम बात करें कि आपको कितना ड्यूरेशन मिला था आपके नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम के बीच में, तो और उसमें आपने तैयारी कैसे करी? जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने 22 सितंबर को हम फाइनली ये जज कर चुके थे, क्योंकि 14 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था और 6-7 दिनों में हम फाइनली डिटरमाइन हो गए थे कि हमें 22 सितंबर को कौन से ट्रेड की पढ़ाई करना है, और हमने सभी ने वेल्डर ट्रेड चूज़ किया। हम 22 तारीख को इंदौर आए और खजूरी मार्केट में हमें चूँकि पता नहीं था कि आप किससे क्या पढ़ा जाए, तो हमने वहाँ वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ की जो बुक थी वो वहाँ से 3-4 पब्लिकेशन की बुक से घर ले गए, ठीक है, और वहाँ से हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो अब एक कॉमन सी बात है, आप सभी लोगों को भी लगेगा ये चीज़ कि स्टार्ट के 3-4 दिनों में तो बड़ा बोरिंग लगा, हाँ सही बात है, बड़ा बोरिंग लगा। लेकिन उसके बाद में जब एक जो अंदर का जोश था, उत्साह था कि नहीं ये पोस्ट तो हमारे लिए बनी और हम लेके जाएंगे और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम 4 दोस्त जुट गए और 1 अक्टूबर से लेके वही पूरा अक्टूबर का महीना, और यकीनन 2 नवंबर 2016 को हमारा एग्ज़ाम था। 1 अक्टूबर से आपने तैयारी शुरू करी, बिल्कुल, और अक्टूबर और फिर ये नवंबर, तो यानी एक ही महीना था। हाँ, एक ही महीना था। हमको लास्ट में एग्ज़ाम होने ही वाली थी, उसके जस्ट 4 दिन पहले व्यापक का नोटिफिकेशन आया कि आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड करके 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई, इसलिए हमारी 8 नवंबर को एग्ज़ाम थी। उसी बीच में बहुत अच्छी वाली बात है, आपको बताना चाहूँ कि उस बीच में दशहरा और दीपावली भी थी। अच्छा। तो हम वो उस दोनों त्योहारों को भी मनाना था, और ये हमारे पास में टोटल 38 से 40 दिन थे केवल। तो हमारी केवल तैयारी यही 35 से 38 दिनों की थी। 35 दिनों में आपने एक नामुमकिन टास्क कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, दिली इच्छा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं
उनने 35 दिन तैयारी करी और अभी वो कहानी कमरे वाली तो अभी आ ही नहीं है कि एक आदमी ने कितने आदमियों का भविष्य बनाया है, तो वो कहानी आनी बाकी है। तो यहाँ पर 35 से 38 दिन आप समझ लीजिए, आपकी जो है वो यदि नीयत एकदम मजबूत है तो आप 35 से 38 दिन में आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है जो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल चुका है। सो दैट मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यदि 35 दिन तैयारी करते हैं तो कितने घंटे आप दे रहे थे अपने? सर मिनिमम जहाँ तक मुझे लगता है, हम जब तैयारी करने बैठे तो जब रुझान आने लगे, अंदर से जोश आने लगा, तो सुबह से भी वही काम चालू होता था और रात में भी वही काम चलता था, केवल और केवल पढ़ाई। हाँ हाँ सर, मतलब मेरा एक कोटेशन में अक्सर मेरे दोस्तों को भी कहता हूँ कि उस समय लोग दीपावली पे जो है पटाखे फोड़ रहे थे और हम हमारी आंखें फोड़ रहे थे। मतलब तैयारी उस दफा पे थी हमारी, हमने वो हमारे 30 दिन 38 दिन जो दिए हैं वो वास्तव में जो है आज भी हम उस चीज को सोचते हैं। दुनिया एक तरफ और बिल्कुल आप एक तरफ, बिल्कुल। हम त्योहार मनाने नहीं, मैं खंडवा भी नहीं आया, अपने परिवार के पास में भी नहीं आया। घर माताजी पिताजी मुझे बुलाते रहे कि बेटा घर आ जा, लेकिन हम चारों दोस्त, हमारी दिवाली साथ में बन गई महाकाल मंदिर में, और हम वहीं के वहीं जो है हमने तैयारी की और लेके आए तो पोस्ट लेके ही आए। क्या बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी बात ये है कि आपसे पूछना चाहूंगा, एक दीपावली छोड़ी और अब दीपावली कैसी मनती है? सर अब तो 5 दीपावली होगी और फिर दीपावली आएगी। अब तो दीपावली मनाने के मजे ही कुछ अलग है। एक दीपावली का त्याग करो और जीवन भर दीपावली मनाओ। बिल्कुल। ये त्योहार कब मनाने हैं ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है हम इस बात पे आ गए कि फिर भी यदि हम 24 घंटों से यदि देखें कि पढ़ाई कितनी हो रही थी, तो अब दिन रात तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें, तुमने कभी सोचा हो कि कितना घंटा पढ़ाई? सर यकीनन मानिए कि समय कम था, और डाटा हमारे पास में जो इतना था, हमें उनको, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आप keवल एक बार डाटा को पढ़ेंगे तो आपके पास में वो डाटा केवल 30% आपके दिमाग में स्टोरेज हो पाएगा। फिर आप उसको दोबारा एक बार और जो है डाटा को वो करेंगे तो 60% हो पाए, फिर एक बार और करोगे तीसरी बार, तब जाके कहीं 80 to 85% रहेगा। तो 3 रिवीजन के बाद आप श्योरिटी कहिए कि आपको कुछ याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 3 बार जब हमने उस चीज़ को वो किया, मतलब जब मेरा पहली बार जब मैंने पढ़ा था तब मुझे ये पूरा डाटा पढ़ने के लिए यकीनन 20 दिन लग गए। अब लास्ट के जो 15 दिन थे, 15-16 दिन, उनमें मुझे इन सभी डाटा को दूसरी और तीसरी दफ़ा निपटाना था। क्या तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अब मैं आपके सामने मैं चीज़ बताऊं तो हम 7 बजे से सर सुबह से बैठते थे और यकीनन 12-1 बजे हमारी पहली सीटिंग खत्म होती थी। ये सतत सीटिंग चलती हाँ, थी। ये सीटिंग 7 बजे से 1 बजे की सीटिंग 6 घंटे की हो गई। हाँ। ये 6 घंटा सतत पहले बैठ के एक सीटिंग में पढ़ाई कर लेते। बिल्कुल। फिर क्या होता था? फिर उसके बाद में फिर 4-4:30 बजे से फिर बैठना, फिर 4-4:30 से बैठना, और रात के 10:30-11 बजे तक दूसरी सेटिंग हो जाती थी। 4:30 से यदि हम 10:30 देखें तो 6 घंटा ये हो। बिल्कुल सर। तो ये 12 घंटे की टोटल ड्यूरेशन हो गई 24 घंटे में से। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें 6 घंटा सतत बैठना कंपलसरी था। हाँ ये तो है। यदि हम सिटिंग लंबी कर देते हैं तो उससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। यानी कि हम ये कहें कि पूरे 24 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट, लेकिन उसमें भी पढ़ाई ऐसी हो कि एकदम जोरदार। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी कर दी है और आप पूरी ताकत से पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप सबके लिए एक बहुत मोटिवेशन की बात है कि आप 6-6 घंटे की यदि सिटिंग करते हैं तो आपको एक सिलेक्टेड पर्सन ये बता रहा है आपको भी यही करना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब आप तैयार हो गए, आप एग्जाम हॉल में गए, क्या माहौल था? इतनी तैयारी करने के बाद में दिल थोड़ा तेज धड़कता है, और इतनी मेहनत जब वसूल करने वाली बात हो तो सही बात है, डर तो लगता है। तो कैसा माहौल था एग्जाम में? सर माहौल तो देखो कोई भी हो जो है थोड़ा सा डर तो रहता है कि इतनी मेहनत की है और आप जा रहे हैं, फाइनली जो है अब अपना परीक्षा होना है। तो एक्साइटमेंट ही अलग होता है उस चीज का। तो अल्पाइन इंस्टीट्यूट उज्जैन में मेरा जो है उस समय का ऑनलाइन एग्ज़ाम था इसका, और मैं वहीं देने गया। एग्ज़ाम का 75 क्वेश्चन उसमें टेक्निकल के आए थे और 25 नॉन टेक के थे। चूँकि सिलेबस में अभी भी आप देख रहे हैं जो अभी व्यापम ने जारी किया है, उसमें लिखा हुआ है 25 नंबर के नॉन टेक में कि 5 नंबर का अभी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर जो है ये 4 अलग 4-5 पॉइंट दिए हैं उन्होंने। लेकिन मेरे समय पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2016 में, तब 25 नंबर में केवल नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का जीके ही आया था। ओके। वो भी कॉमन चीज़ें आई थी।
हाँ, मतलब आप रेगुलरली यदि पढ़ रहे हैं, आपके पेपर्स न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ रहे हैं, तो इजीली आप उसमें से स्कोरिंग कर सकते हैं। मतलब मेरे सिलेक्शन में वो भी बहुत बड़ा मायने रखा कि मैंने उसमें 25 में से 23 स्कोर किया था। क्या बात है, जो 25 में से 23 जीके में स्कोर जीके में स्कोर किया था। और जब इधर के 75 क्वेश्चन से जो टेक्निकल के थे, चूँकि वेल्डर ट्रेड के थे, तो वेल्डर ट्रेड में से जो है 75 में से मेरे 60 हुए थे। टोटल 83 मार्क्स में मैं अनारक्षित के 10वें नंबर के की लिस्ट में मेरा नाम है। रैंकिंग आपकी 10th आई थी। हाँ, 10th आई ये थी। तो बहुत बढ़िया बात है कि मतलब एक अच्छा अचीवमेंट है। आप 10th पोजीशन पे थे अपनी जो भी ओवरऑल रैंकिंग बनी थी। ओवरऑल जो रैंकिंग बनी, मतलब ये हम कहें 83 नंबर पे आपको 10th रैंकिंग मिल गई। बिल्कुल, तो ये टॉप 10 की बात हो रही है, यानी कि इस एग्जाम को इन्होंने टॉप भी किया है, ये भी हम कह सकते हैं। सो दैट 83 नंबर लाना बहुत अच्छा नंबर है ये। 83 नंबर 100 में से। और इसके बाद में मेरे को एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, जो कि स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी जैसे जीके भी इनको पढ़ना है, हाँ सर, और टेक्निकल भी पढ़ना है। अब ये सबसे बड़ा धर्म संकट कि सर ये कैसे करें और ये कैसे करें। हाँ। तो उस वक्त तो आपके टाइम पे तो जीके था। हाँ। और उस शुरुआत से मैं ये बात आपके पर्सनली आपके बारे में जानता हूँ कि आपका जीके शुरू से अच्छा भी रहा है। बिल्कुल। सो दैट ये आपके लिए बोनस पॉइंट था। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि नितिन को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, इनका जीके बहुत अच्छा रहा है शुरुआत से। और ये आपके लिए एक एडवांटेज की बात होती है भविष्य के लिए, कि जब आप किसी एक जगह पे अपना स्ट्रॉन्ग हाथ करके चलते हो, तो दूसरी चीज़ों के ऊपर आपका बर्डन जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। सो दैट ये मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी अपने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे करके चलो जिनमें आपको हमेशा रुचि भी हो, और आप इसलिए भी करें क्योंकि वो भविष्य में आपको काम आएंगे। तो फिर भी अब मैं ये सवाल करूँगा आपके अकॉर्डिंग कि दोनों चीज़ों को मेंटेन करना, और वो भी 35 दिनों में, ये लगभग असंभव जैसा लगता है। और अब इनका टास्क थोड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि इनको नॉन टेक्निकल में एफटी भी कंप्लीट करना है, रीजनिंग भी कंप्लीट करना है। तो ये आपने उस वक्त कैसे किया? यदि देखो अभी का यदि जो पेपर होता है उसमें 25 वाला जो पोर्शन था केवल और केवल जीके, जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 में जिस तरीके से था वैसा होगा। तो आप नॉर्मली जो आपकी पुस्तकें होती हैं, नॉर्मली अरिहंत पब्लिकेशन सब या लुसेंट होती है, या आपके जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते हैं वो उनको आप पढ़ लें। लेकिन यदि आपका देखिए स्कोरिंग करना टेक्निकल में आसान तो है, लेकिन पोस्ट दिलवाना जो है 25 बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। ये चीज़ आपको बता दें, क्योंकि आप जैसे अपन दाल में नमक वाली बात है, बिल्कुल, दाल तो पक गई है बिल्कुल 75 नंबर में, अब नमक डलना बाकी है। तो वो नमक जो है वो 25 नंबर जो 25 नंबर है वो सर आपको पोस्ट दिलवा के जाएगा। क्योंकि टेक्निकल में तो आपके साथ में ITI वाला भी, डिप्लोमा वाला भी, डिग्री वाला भी और MTech वाला भी, और मेरे साथ में मैं स्वयं बताऊं कि NIT के लोग भी आज मेरे साथ पोस्टेड हैं, मैनिट से पढ़े हुए, MTech किए हुए, वो लोग भी पोस्टेड हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहूँ कि पोस्ट चाहिए तो वो 25 पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, 25 पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। जहाँ आपने 20+ स्कोर किया उधर, और इधर आप कहीं ना कहीं 55 से 60 की रेंज में भी आ गए तो आपकी पोस्ट कहीं नहीं जाने वाली, कंफर्म होने वाली। हाँ, और इस बार चूंकि पोस्ट कम है तो आप कोशिश करें कि अपने आप को आप हमेशा घर से ही आज से ही सोच लें कि आप 85+ स्कोर करें। बहुत शानदार, सही बात है, क्योंकि ये यदि देखा जाए तो उस वक्त 400+ पोस्ट आई, अभी इस बार 200+ है। 50% ही आई है। 50% मतलब ये है कि आपको और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। और ये चीज़ आप समझ के चलिए कि दूसरे से रेस में जल्दी पहुंचना है तो आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। और आपके जो साधन हैं वो भी आपको मजबूत वाले साधन उठाने पड़ेंगे, कि पढ़ाई भी आपको जो है बिल्कुल अप टू डेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपका सिलेक्शन से 1-2 नंबर से ही होगा। हाँ, ये बात सही, ये भी पक्की बात। जब इतनी पोस्टों में 85+ कट ऑफ जा सकता है, मेरे 83 पे मैं 10वें नंबर पे हुए हूँ। मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिशियन का उस समय 79 के नीचे भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी तब, जबकि 146 पोस्ट थे। और अभी की कंडीशन में केवल 40, 42 या 45 पोस्ट हैं। तो आप मान लीजिए, यकीनन मानिए कि 80+, 85+ स्कोर करना है। और ठीक है, लाना संभव है, ऐसी बात नहीं कि हाँ, असंभव नहीं है। अब आपके टाइम पर यदि हम बात करें तो अवेयरनेस बहुत कम थी। बिल्कुल अब तो ये माध्यम से अवेयरनेस भी फैल रही है, इतनी ज्यादा आपको पता चल रहा है क्या करना क्या नहीं करना। आपके टाइम पर तो
इतनी जानकारी इकट्ठाई करना एक प्रकार का चैलेंज हुआ करता हाँ, था। सही तो हम ये है। कहेंगे कि कंपटीशन तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। बिल्कुल। पहले इंफॉर्मेशन कम थी इसलिए हाँ। कंपटीशन ज्यादा था, आज इंफॉर्मेशन ज्यादा तो है लेकिन पोस्ट कम है, तो इक्वल हो गया वो। बिल्कुल। तो कोई डिमोरलाइज ना हो कि हमको इतने नंबर लाएंगे, अरे वाह, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, सब संभव हो जाए। बिल्कुल, जो मैंने आपको पुस्तकें बताई, जो डाटा आपको बताया, वो आप उसको रेगुलरली पढ़ें, क्योंकि वही है आपके पास में रामबाण, जो आपको सब चीज़ें जो है बिल्कुल नदी पार उतराएगा, है ना। तो आप उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। तो ये हमने अभी तो फिलहाल बात कर ली कि आप ऐसे शेड्यूल करिए अपनी पढ़ाई को कि आपका टेक्निकल तो स्ट्रांग है क्योंकि आप टेक्निकल से आते हो, लेकिन जीत आपको नॉन टेक्निकल दिलवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा एक और चीज़ आपसे पूछना है कि अभी जिस पोस्ट पे आप हो उसकी थोड़ी सी डिटेल सबको पता चल जाए कि आपका फंक्शन क्या होता है एज अ ITI TO, आपका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करवाने होते हैं, और आपकी पोस्ट से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, आपकी हाईएस्ट पोजीशन क्या होगी आज से आने वाले प्रमोशंस के बाद। सर, जैसे ये जो पद है कौशल विकास संचालय के प्रशिक्षण अधिकारी पद का, इसमें 32,800 इसका जो बेसिक होता है, मतलब यदि हम माने तो 3200 ग्रेड पे का, ठीक है। इन हैंड जब स्टार्ट में आपके स्टार्ट होगी तो यही सैलरी रहेगी, लगभग 33-34 हज़ार के समथिंग आपकी सैलरी बनेगी। और जब इसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रशिक्षण वर्ग क्या रहता है, तो बच्चे जो, जैसे वेल्डर का मैं ट्रेड का TO हूँ, तो ये 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। यह NCVT और SCVT दोनों से होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, और SCVT जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। इन दोनों से 1 वर्षीय या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। पाठ्यक्रम के बीच में इसमें प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है, जिसमें अधिकतम ITI में केवल और केवल प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है। थ्योरी का आपका पोर्शन मिनिमम टू मिनिमम रहता है, हाँ, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, और आपके मैथमेटिक्स का भी रहता है, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सब्जेक्ट भी रहते हैं। ऐसे चुनिंदा 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और मेनली 5 से ज़्यादा घंटे जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल पे होते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स यदि वेल्डिंग है तो वेल्डिंग आपको बच्चों को बताना है। अलग अलग प्रकार के आपके जो जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, चाहे वो लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, वर्ड जॉइंट, ये सब चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले को वाइंडिंग करना सिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद में यदि किसी प्रकार के जो अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस होते हैं, उनमें कोई गड़बड़ी आ जाए, टेक्निकल भी फॉल्ट आ जाए, तो उनको सुधारना बतलाना पड़ता है। वायरिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल पर्सन बनाना है बिल्कुल आपको, बिल्कुल, ये आपका काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का जॉब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं पूछना चाहूँगा कि इसके बाद में, जैसे हमने बात करी थी कि आपका क्या और पोजीशन इसके बाद, फिर इसके बाद तो आप हाईएस्ट कहाँ पर जा सकते हैं? इसमें पहला, इसकी प्रमोशनल चैनल पे यदि मैं बात करूँ तो TO ट्रेनिंग ऑफिसर, टू ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट TS, और TS के बाद में आपका प्राचार्य वर्ग 1 और प्राचार्य वर्ग 2, इन 2 पदों पे आपका प्रमोशनल चैनल के थ्रू जाते हैं। और उसके ऊपर के साइड में ज्वाइंट डायरेक्टर पद पे फिर जो ज्वाइंट डायरेक्टर, हाँ, संयुक्त संचालक पद पे। आपके पास उम्र है और आप प्राचार्य पद को लांघ चुके हैं, हाँ, तो फिर आप ज्वाइंट डायरेक्टर तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। इसमें ITI वाले जो भी यदि इसमें ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे तो वो बाद में चाहे तो पार्ट टाइम में डिप्लोमा कर ले, जो है मध्य प्रदेश शासन का विभाग, हमारा विभाग स्वीकृति देता है, वो आपके प्रमोशनल चैनल में फ़ायदेमंद रहता है। यदि आपने इस तरीके से डिग्री होल्डर से हैं तो डिग्री होल्डर्स के लिए डिपार्टमेंटल, चूँकि जहाँ तक मुझे पता है कि सन 87 में प्राचार्य पद की PSC के थ्रू ITI के प्राचार्य की भर्ती हुई थी। उसके बीच में अधिकांश लोग प्रमोशनल चैनल से ही पहुंचे हुए हैं, और शासन के आगे मनसा भी है कि अभी जो पद खाली रिक्त हैं वो डिपार्टमेंटल भर्ती के जरिए बाहर भरे जाएं। तो आप ही लोगों को, जो लोग नए आएंगे, जो TO पद पे आएंगे, वो लोग ही जो है प्राचार्य से यहाँ तक कि ज्वाइंट डायरेक्टर तक आप पहुँच पाएंगे। क्या ये पद की व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब मैं उस कहानी पर आना चाहता हूँ जिस कहानी में बहुत मोटिवेशन छुपा हुआ है, और वो कहानी ये है कि कुछ ऐसा हुआ था कि आप जहाँ रह रहे थे वहाँ कुछ और लोग रह रहे हैं, और उन लोगों ने मिल करके फिर कुछ किया और एक धमाल सी चीज़ हो गई। वो शुरुआत से जो है वो मुझे सुनने में बड़ी दिलचस्पी आई, और आपको भी मज़ा आ जाएगा। और ये हमारे इंटरव्यू का आखिरी पड़ाव है, और इसको सुनना है और मज़े लेने हैं इस बात के कि ज़िंदगी में आपको कौन कहाँ लेके चले जाएगा, बस पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए आपका देखने का। तो नितिन, वो पूरी कहानी आप एक बार यदि सुनाओ अपने जीवन का वो हिस्सा, तो बड़ा मज़ा आएगा।
देखिए सभी दर्शकों, मैं जब उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा और 22 अगस्त को मैंने एडमिशन लिया, तो मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने के कॉलोनी में रहता था। वहीं पे सेकंड फ्लोर पे फ्लैट था मेरा। उसी में जब गुजर गए लगभग 10 से 12 दिन हो गए। 12 दिनों के बाद में लगभग 8 सितंबर के समथिंग 3 लोग हैं, नाम का जिक्र कर रहा हूँ। एक ऋषिराज पांडे रीवा से, ठीक है, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब से उनका बीटेक था और एमटेक करने के लिए आए थे। दूसरे शुभम निमजे अभी छिंदवाड़ा के विजय नारायण नगर ITI में पदस्थ हैं, ठीक है, वह है। तीसरे अखिलेश सिंह जो सतना के थे, ठीक है। ये तीनों सर मेरे सेकंड फ्लोर पे ही साइड वाला कमरा इन्होंने रेंट से लिया। अब चूंकि स्टार्ट के 2-4 दिनों में तो हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 14 सितंबर को नोटिफिकेशन आया तो मैं अंदर से चूंकि बहुत ज़्यादा उत्साहित था और वो सब चीज़ें, तो मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस भी उनसे की, ठीक है। अब वो तीनों बीटेक होल्डर थे, एमटेक करने आए थे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहे थे। तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे पद आए हैं और इसकी तैयारी करने के लिए जो है मैं ऐसे ऐसे लगा हुआ हूँ। अच्छा, उनको कुछ पता ही उनको नहीं पता, उनको जिंदगी में चल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हम एमटेक करने आए, अब 2 साल है हमारे पास। वो लोग तीनों MADC के स्टूडेंट दिल्ली और भोपाल से निकले हुए वो आए। मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा ऐसा है, तो बोले अरे यार अच्छी वाली बात है यार, ये तो बहुत अच्छी वाली पोस्ट आई हुई है। बोले कि हमें भी बनना है यार, हमें भी तैयारी करना है। मैंने कहा चलो भिड़ जाते हैं। फिर वो चीज़ हुई कि आज हम आपको बताते हुए, मतलब आप लोग कहेंगे मुझे कि ऋषिराज पांडे जो बीटेक होल्डर थे, एमटेक करने आए, उनका एमटेक भी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा बीटेक भी कंप्लीट नहीं हुआ और वो अभी वर्तमान में वेल्डर ट्रेड के TO हैं और बेनीवारी ITI अनूपपुर जिले में पोस्टेड है, ठीक है। दूसरे जो है शुभम निमजे हैं जो विजय नारायण नगर ITI छिंदवाड़ा जिले में हैं, वहाँ पे पदस्थ हैं। और तीसरे अखिलेश सिंह हैं। आपको देखिए एक विषय और आपको बीच में बता दूं, आपको पुरजोर मेहनत करना है, वरना ये चीज़ भी होती है कि अखिलेश सिंह नाम का जो मेरा मित्र था, उस हमारे 83 मार्क्स थे और उसका 81 मार्क्स था और वो OBC का था, ठीक है। लेकिन OBC की वेल्डर में वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई और उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और संयोग ये देखिए कि उसी समय रेलवे का एग्जाम उसने दिया था, तो हम लोग इधर पोस्टेड हुए और वो बंदा जूनियर इंजीनियर में पोस्टेड हुआ और अभी वो इंडियन रेलवे में पदस्थ है। तो एक ही रूम से हम लोग 4 लोग निकले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो है 3 तो ITI में है और एक अखिलेश सिंह जो है रेलवे में है। और ये चीज आपको बताती है कि आपका ग्रुप कितना मायने रखता है। और बिल्कुल मैं तो इंजन नितिन को ही मानूंगा, क्योंकि एक प्रकार से वो खबर भी नहीं थी उन्हें कि ऐसा कुछ हो रहा है और वो मोटिवेट हुए नितिन के बताने के बाद में। और आज देखो कि 3 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, टोटल 4 लोगों की जिंदगी जो है वो आज एक अच्छे खासे स्तर पे पहुंच चुकी है। तो ये कहलाता है कि संयोग जो है वो कितना मायने रखता है इस चीज में, और साथ ही साथ आपका पॉजिटिव अप्रोच भी। तो जब आपने उनको बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपकी तैयारी हो गई, हाँ सर, और अब आप बन भी गए हो, बिल्कुल। अब कभी वो पुराने दिन याद आते, अरे यार तुम आए और एक आज जिंदगी बदल गई, ऐसा कुछ? सर अभी जब कोविड दरमियान मतलब ये जो पॉइंट था कि शासकीय इधर उधर हाँ कर्मचारियों का जो है जो भी परिस्थितियां थी, वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल करके, उन्होंने एक बार नहीं 2 दफ़ा नहीं, जब भी बातचीत होती है ये पॉइंट्स जरूर निकल के आता है कि नितिन हम लोग वहाँ रहने गए थे, हम तो हमारा एमटेक करने गए थे, लेकिन यार तुम मिल गए और आज हम TO बन गए। क्या ये चीज पॉइंट होती है, क्या वो दिल को लगती है। और आज भी कभी जब वो जिक्र करते हैं तो कहीं पे भी इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें नहीं पता था कि ITI TO की कोई ऐसी वैकेंसीज आने वाली है या आई हुई है, लेकिन बंदा एक हमारे पड़ोस में रहने आया और हम लोगों की ऐसी ग्रुपिंग हो गई और आज हम 4 के 4 पोस्टेड हैं। तो ये मजे वाली चीज है, ये आपको ये संतुष्टि भी देती है। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक चीज बोलने से या 3 जीवन बन रहे हैं, बिल्कुल, तो ये बहुत शानदार। और दूसरी बात ये है कि अब आखिरी वो सवाल, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जी हाँ, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे एक जीवन जी रहे हो। बिल्कुल। आप अपने आप को, आप मतलब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं आप, क्योंकि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मैं उन स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्यों गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, क्यों इतने लोग पागल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आखिर क्या मतलब होता है, सोसाइटी में आपको लोग कैसे नजरिए से देखते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जब कहीं पर जाते हो आप, तो आपको क्या एक्स्ट्रा
कोई देखने का नजरिया लोगों का कि नहीं यार ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, ये वो, तो वो क्या, एक तो सोशली रिस्पेक्ट क्या मिलती है आपको, और आपके जीवन की सिक्योरिटी क्या है। तो ये दोनों के ऊपर यदि कोई ये बोले कि क्यों करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो उनको यदि हम एक मैसेज दे सके कि इसलिए हमको इतना अपने आप को एफर्ट लगाना है, मेहनत करना है, दिल से मेहनत करना है, क्योंकि ये लाइफ हमको चाहिए। तो आप अपना थोड़ा वो लाइफ बताओ कि क्या एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है। ये देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि एक सामाजिक मध्यम वर्गीय परिवार के कोई व्यक्ति के लिए एक इलिट वर्ग में जो है, जो बिल्कुल एक संभ्रांत वर्ग है, उसमें सीधे पहुंचने का रास्ता जो है वो शासकीय सेवा है। मतलब सीधे आदमी नहीं घुस सकता, जब बशर्ते वो शासकीय से होकर। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल यदि नीचे है जमीनी स्तर के व्यक्ति जुड़े हुए हैं और आपको संभ्रांत वर्ग के बीच में, समाज का बिल्कुल जिनके पास पद, बिल्कुल जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जीवन, जिनके पास में पद, पैसा, इज्जत, गरिमा, धन, दौलत सब हो, तो उनके पास में पहुंचने का सीधा और सीधा जो है आपका जो है रास्ता जो है वो शासकीय सेवा है। और दूसरी चीज आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या है, स्टेबिलिटी देने के लिए ही शासकीय सेवा जो है आपके लिए बहुत चीज़ है। और दूसरा फिर आपके प्रति समाज का देखने का, सोचने का और करने का, तीनों का रवैया चेंज हो जाता है। क्या आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, बखूबी जाएं, लेकिन आपको ये चूँकि शासकीय सेवक हूँ, मुझे बताना चाहिए कि आज भी जब हम समाज के किसी चौराहे पे जाके खड़े होते हैं तो लोग हमें जिस सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, वो चीज़ हमें आज आत्मसात करते हुए दिल में लगती है कि हो सकता है कि मैं मुंबई, केरला, चेन्नई या अमृतसर में कहीं नौकरी करता, तो वहाँ पे मैं कौन से गली में, किस मोहल्ले में या किस क्वार्टर में जाके रहता, वहाँ के लोग जो है ये नहीं समझते कि नितिन कुशवाहा कौन है। लेकिन आज मैं जो है, आज मैं, मेरा यही होम टाउन है खंडवा में ही पदस्थ हूँ। सर ने मुझे पढ़ाया, मैं सर मैकेनिकल के, हाँ ये चीज़ भी बताना मेरे को बताना चाहिए आपके बीच में। सर मैं 2012 से 2015 में शासकीय पॉलिटेक्निक खंडवा का स्टूडेंट था, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सर का। सर वहाँ पे अतिथि विद्वान के रूप में जो है पढ़ाते थे। सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है सोम टोम डोम की सर क्लासेस लेते थे। मैं चूँकि सर मैकेनिकल वालों को पढ़ाते थे, रेफ्रिजरेशन में दूसरे सर पढ़ाते थे, लेक्चर नहीं होता था। मैं सर की क्लास में सबसे बैक बेंचर्स में जाके बैठ जाता था क्या, और मेरे को सर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरे सभी दोस्त मैकेनिकल के थे। तो मैं सर जो पढ़ा रहे हैं, सर ने मेरे को कभी ये भी नहीं कहा कि यार तुम दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट हो तो यहाँ मत बैठो। मैं सर के पास में जो है बाकायदा जितने भी सर ने लेक्चर्स लिए सब में मेरी क्लासेस उधर की छोड़ देता था और मैं सर की क्लासेस में आके बैठता क्या। तो इसीलिए जो है आज सर का मार्गदर्शन है। टेक्निकली सर का जो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट था क्या, हर चीज़ को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताना, पढ़ाना, और बच्चों के साथ में भी, स्टूडेंट के साथ में भी सहज रूप से, मतलब जो वास्तविकता है वो चीज़ से जो है रियलाइज़ करवाना, ये चीज़ होता है। आपका धन्यवाद सर। जो है बहुत मेरा भी सौभाग्य है, मेरा वाकई में सौभाग्य है कि आज इतने छोटे से शहर में हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े पद के मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो खंडवा से निकले हैं। और ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे इतने अच्छे और इतने जुझारू स्टूडेंट्स मिले, उसमें नितिन आप भी शामिल हो। आपको बिल्कुल सर, शुक्रिया, बधाई इस तरीके का बढ़िया जीवन जीने के लिए। और मेरी कामना रहती है जितने भी लोग आप हैं, आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए शर्त लगाइए, जीवन जीने के लिए मेहनत करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप हर तरीके से समृद्ध होंगे, खुश होंगे, और लोगों को लोग जब आपको देखते हैं तो बड़ी इज्जत से देखते हैं, और वही इज्जत जो है दिल में एक संतुष्टि पैदा करती है कि जीवन में हमने कुछ काम अच्छा किया। बिल्कुल, और हम आप के भविष्य के लिए जो है वो कामना करेंगे हम सभी मिलके कि आप वाकई में एक दिन अच्छे से बड़े पद पर जाएं, और आपके उस गौरवान्वित हिस्से में हम भी थोड़ा सा हिस्सा रख सकें। और बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू करके, और थोड़ा सा इस बार हमने अलग करा, थोड़ा कैजुअल करा, थोड़ा लंबा करा। कैसा लगा ये इंटरव्यू आपको, बिल्कुल आप कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस, साथ ही साथ पढ़ाई भी आपको इस चैनल पे मिलेगी, बाकायदा पूरे मैथमेटिक्स के आपको वीडियोस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके रखना है चैनल, लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी प्रकार के वीडियोस में साथ में आपके लाता रहूँगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना। और एक बार फिर से नितिन, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी यदि कोई संदेश यूथ को देना चाहते हो अपनी तरफ से तो बिल्कुल वेलकम। देखिए, मेरे को सबसे अच्छी जो है हरिवंश राय बच्चन साहब की वो पंक्तियाँ लगती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई
देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात बोली आपने। बिल्कुल। तो इस लाइन के साथ कि बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, और आप सफलता के लिए मेहनत करेंगे तो बिल्कुल कभी नहीं हारेंगे। इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू मेरी तरफ से। जय हिंद सभी को। नमस्कार।